नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में वैसे तो हर हफ्ते हम हाजिर होते हैं लेकर आपके लिए बहुत सारी बातें किसानों की, किसानी की और खेती की। इसी संदर्भ में आज भी हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ नए विषयों के बारे में। लेकिन आज की हमारी बातचीत जो है वो कुछ खास तरह की है, क्योंकि आमतौर पे जो हम बात करते हैं वो किसी एक आयाम को लेकर बात करते हैं, किसी एक बेस्ट प्रैक्टिस को उठाते हैं, उसकी बात करते हैं, या फिर किसी प्रगतिशील किसान की या किसानों के जो कृषि उपज की मार्केटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इन सब के बारे में एक समग्रता के साथ। क्या है ये बातचीत, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं, फिर मैं आपको आज के मेहमान से हमारा परिचय कराऊंगा और फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले, यानी एक हफ्ते पहले, एक एफपीओ समिट का आयोजन किया गया था, यानी एफपीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की खास बात यह थी कि इसमें भारत सरकार के शीर्ष केंद्रीय मंत्री से लेकर भारत सरकार के ऐसे तमाम विभाग और निजी कंपनियों ने भी भागीदारी की थी, जो कुल मिलाकर किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की चाहे वो फाइनेंसिंग आप कहें या कृषि उपज की मार्केटिंग कहें, उन सब के बारे में नए नए सॉल्यूशंस, नए नए समाधान लेकर समय समय पर प्रस्तुत होते हैं। और लगातार एक तरह से देखा जाए तो उनका काम जो है इस इकोसिस्टम को बेहतर करने का है। इसमें बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई, अलग अलग सेशंस थे जिसमें कि अलग अलग जो विशेषज्ञ थे, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कई सारे समाधान बताए, कई सारे उपाय जो समस्याएं हैं उनको लेकर वो सामने आए। इन सब पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। हमें ये लगा कि आप लोगों को इस पूरी चर्चा के बारे में, क्योंकि सब लोग इसमें शामिल नहीं हो सके थे, उनको बताना चाहिए। इसी पूरे सम्मेलन पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, और जो राज्य मंत्री हैं उसी विभाग के कैलाश चौधरी, वो भी थे। उसके अलावा नाबार्ड के चेयरमैन थे, उसके अलावा सेबी से होल टाइम डायरेक्टर थे, होल टाइम मेंबर थे, और साथ ही एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के एमडी ने भी उसमें भागीदारी की थी। ये पूरा आयोजन जो है वो एनसीडीईएक्स की ओर से ही किया गया था। और इसीलिए आज इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए, समझने के लिए हमने अपने साथ जिस मेहमान को जोड़ा है उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एनसीडीईएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव जुड़े हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम में जो चर्चा हुई उसके एक तरह से जिसको पाथेय कहते हैं, यानी उससे निकलकर सामने क्या आया है, उस पर बातचीत हमारे साथ आज करेंगे। कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। धन्यवाद भुवन जी। कार्यक्रम की शुरुआत हम करें इससे पहले आपको हम एक छोटा सा वक्तव्य सुनाते हैं जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से इस एफपीओ समिट में दिया गया। इससे आपको ये समझ में आएगा कि पूरी एफपीओ की जो प्रणाली है इसको लेके सरकार की सोच क्या है, और उस समझ के साथ हम फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। एफपीओ इस परिकल्पना का और विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, और हम सब जानते हैं कि जब रकबा छोटा होगा तो उसमें निवेश करना किसान के लिए तो कठिन होता ही है, कोई दूसरा व्यक्ति भी निवेश करने के लिए आगे आता नहीं है। लेकिन एफपीओ एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारे छोटे किसान एक स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं, अपनी खेती में आने वाली लागत को कम कर सकते हैं, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, सामूहिक रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, सामूहिक रूप से उपकरण खरीद सकते हैं, सामूहिक रूप से आदान खरीद सकते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से उनके उत्पादन में लागत भी कम होगी, और जो उत्पाद बनेगा उसकी गुणवत्ता और उसका प्रकार एक अच्छा होगा, और कोई भी ग्राहक उस तक पहुंच सकता है, वो ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का ब्रिज एफपीओ के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो ये थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एफपीओज के आने से आने वाले समय में जो पूरा कृषि परिदृश्य है वो बदलने की उम्मीद की जा सकती है, और उसकी ओर सरकार काम कर रही है।
अब हम चलते हैं आज के हमारे मेहमान के पास। कपिल, ये आयोजन जो किया गया, इस आयोजन के पीछे मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि क्या मुख्य उद्देश्य था, किस तरह की चर्चा आपने इसके लिए योजना की थी और कुल मिला के इससे क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आया? देखिए भुवन, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि काफी टाइम से चल रही हैं, अभी से नहीं, पिछले 50 साल से या 100 साल से ऐसे कुछ मूलभूत इश्यूज हैं जो कि आज भी चले आ रहे हैं। और जब हम उन इश्यू को सॉल्यूशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एफपीओ एज ए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है उसका रोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, सारी पॉलिसीज जो है वो भी एफपीओस के अराउंड में बन रही है और जो डेवलपमेंट हो रहा है इस इनिशिएटिव के अराउंड वो भी बहुत ही एक मतलब अगर आप देखेंगे कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हमें 10,000 से ज्यादा एफपीओस बनानी है, अभी 5,000 से ज्यादा एफपीओस ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि इस जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया एफपीओस बनाने का उसको ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। और जो बाकी के स्टेक होल्डर हैं जो कि कृषि तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो इनपुट कंपनियां हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे वो एक्सचेंज हो या ऑनलाइन मार्केट कंपनीज हो, उन्होंने भी इस पूरे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को पॉजिटिवली देखना शुरू किया है। तो हमारा प्रयास ये था कि जो हो गया है अभी तक उसको एक बार डिस्कस करने की जरूरत है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं एफपीओ वाले इनिशिएटिव में, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सक्सेस है, और अभी इससे पहले कि हम 10,000 के या 15,000 या 20,000 के मार्क को टच करें एफपीओ के, क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अभी से सुधारने की जरूरत है और कौन से ऐसे पॉजिटिव चेंजेस है जो हम अभी ला सकते हैं ताकि जो आने वाला 1 साल 2 साल 3 साल है जो कि बहुत ज्यादा और अच्छा दिख रहा है एफपीओ के दिशा में, उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। इसी मकसद से हम सारे स्टेक होल्डर्स को, जैसा कि आपने बताया, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, सेक्रेटरीज, बैंक्स, एक्सचेंज, मार्केट प्लेयर्स, कॉर्पोरेट्स और एफपीओ, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमने विभिन्न मुद्दों पे बात की जो कि हमें लगा कि इम्पोर्टेंट है, जो कि किसान की और एफपीओ के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की हमने, चाहे एफपीओ फॉर्मेशन में, चाहे हमने मार्केटिंग की बात की, चाहे हमने फाइनेंसिंग की बात की या इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात की। तो सभी मुद्दों पे हमने बहुत अच्छे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर डिस्कशन किए, कुछ पॉइंट्स निकले और उन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। कपिल, हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम के दौरान आपसे थोड़ा और विस्तार में जाने, ये जो हमारे तमाम मुद्दे आपने चर्चा अभी किए हैं उनके बारे में कि क्या किस तरह की बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटते हैं, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। जाइएगा कहीं मत, देखते रहिए मंडी। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीओ समिट की, जो अभी कुछ ही दिन पहले आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी भागीदारी की, और उसके अलावा तमाम सरकार के उच्च अधिकारियों से लेके और जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए चाहे सरकारी विभाग हों या निजी कंपनियां हों, उनके प्रतिनिधियों ने भी उसमें हिस्सा लिया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय एनसीडीईएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस पूरे आयोजन को एनसीडीईएक्स ने ही क्रियान्वित किया। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष क्या रहा। चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं एक बाइट, जो बाइट है सेबी के होल टाइम मेंबर एसके मोहंती का। एसके मोहंती ने इसमें समझाया है कि किसानों के लिए जो बाजार है वो किस तरह से, जो वायदा बाजार है उसको वो कैसे काम करता है और किस तरह से वायदा बाजार का फायदा किसान उठा सकते हैं। आइए सुनते हैं। वायदा बाजार ऐसा बाजार है जहां ये भविष्य में 3 महीने के बाद क्या प्राइस होने वाला है ये आपको उसका सिग्नल मिलता है, क्योंकि सारे लोग फ्यूचर्स का ही स्पेकुलेट करते हैं, फ्यूचर्स के बारे में, भाव के बारे में सोचते हैं। वो उनका जानकारी के बेसिस पे कि क्या डिमांड सप्लाई सिनेरियो है, ये कमोडिटी, ये क्रॉप जो है इस बार कितने उत्पादन होने वाला है, सब अपना अपना रिसर्च लगा के अकॉर्डिंगली 3 महीने का भाव अभी आज के दिन में तय करते हैं। और ये फार्मर इस मार्केट में पार्टिसिपेट करे या ना करे, ये जो सिग्नल मिलता है और ट्रांसपेरेंटली मिलता है,
एनसीडीएक्स का एक्सचेंज के स्क्रीन पे मिलता है, सारे भारत में सब जगह मिलता है। ये एक जरिया है जिसके थ्रू फार्मर जानता है कि ये प्राइस 3 महीने के बाद मिलने वाला है। तो अगर मेरे पास कोई अड़तिया कोई आ रहा है कुछ प्राइस दिखा के सामान लेने में, एटलीस्ट मैं ये कह सकूं कि भाई ज्यादा मिल रहा है, 3 महीने के बाद ये प्राइस जो दिखा रहा है फ्यूचर्स मार्केट में ज्यादा है, तो आप हमें कम ना दो, ज्यादा दो। कपिल, ये जो अभी मोहंती साहब को हमने सुना, ये सेबी के एक सबसे शीर्ष मैनेजमेंट अधिकारियों में से एक शामिल हैं, जिन्होंने ये बताया कि 3 महीने के आगे तक के भाव कैसे किसानों को दिख जाते हैं, कैसे फायदा होता है। आपका इस समय अनुभव क्या है किसानों को लेके, जो किसान आपसे जुड़े हुए हैं, कितना फायदा किसान वास्तव में उठा पा रहे हैं व्यवहारिक तौर पे इन प्राइस सिग्नल्स का, और कैसे डेरिवेटिव्स मार्केट पे काम कर रहे हैं? देखिए, जब हम किसानों के मुद्दों की बात करते हैं तो किसान को क्या भाव मिल रहा है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आता है। चाहे अभी रिसेंटली जितना भी किसान भाइयों लोगों ने या किसान संगठनों ने अपनी बातें सामने रखी हैं, मुद्दा यही था कि किस तरीके से हमें अच्छे से अच्छा प्रयास मिल सके और गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है। क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाते हैं जो कि आज का नहीं, आने वाले 6 महीने को भी प्राइस देता है। हमें लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहां पर किसानों को वो सब मिल सकता है जो शायद अभी तक उनको नहीं मिल रहा था। दो चीजें हैं, एक तो ये कि किसान किस बेसिस पे डिसीजन लेता है कि मेरे को कौन सी फसल उगानी है। अगर आपके पास एक सही प्राइस है जो कि आपको लगता है, आपकी अजम्पशन नहीं है, एक सिस्टम के थ्रू एक प्राइस इंडिकेशन आपको मिल रहा है और उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आई थिंक जो किसान लोगों का कॉन्फिडेंस है वो अलग होगा कि एक प्राइस जो हमने लिया है वो नहीं है जो हमें लगता है, वो प्राइस है जो कि मार्केट में चल रहा है। दूसरा, उस प्राइस को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उस प्राइस को हम आज लॉक कर सकते हैं, वो भी हमने किसान भाइयों को बताने की कोशिश की है कि यस, अगर आज आप फसल की बुआई कर रहे हैं और आपको लग रहा है 4 महीने के बाद जो भाव आप देख रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको वो रिटर्न दे रहा है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, आप उस प्राइस को लॉक कर सकते हैं और अपनी इनकम को आज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं जो हम बताते हैं और ये एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंजेस है भुवन जी, क्योंकि किसान के दोनों मुद्दे, कौन सी फसल लगानी है और लगाने के बाद क्या भाव मिलने वाला है, इस चीज से सॉल्व होते हैं और किसान ने अपना डिसीजन एक अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिया है। रही बात लोगों के इस्तेमाल करने की, हमने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं और आई थिंक मोहंती जी भी यही बोलना चाह रहे थे कि ये मार्केट जो है बहुत सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मार्केटिंग साइड का, और हमने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया, एफपीओस को ट्रेड कराया, अभी भी हम कंटिन्यूसली उनके साथ मिलकर उनको इसके बारे में सिखा रहे हैं। पर अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस हमारा रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। अभी तक हमें कोई भी एफपीओ ने ऐसा नहीं बोला है कि इसको करके हमें नुकसान हुआ है। फायदा हुआ है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन का फायदा हो, चाहे वो उनके रियलाइजेशन का फायदा हो, चाहे उनके कॉन्फिडेंस में फायदा हो, तो बहुत अच्छा फायदा। और हमें लगता है कि ये आगे जाके बड़े लेवल पे एफपीओस के द्वारा यूज किया जाएगा और जैसे जैसे जानकारी बढ़ती रहेगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी, किसान भाई और एफपीओ इसको ज्यादा अच्छे से यूज करते चले जाएंगे। ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं तुरंत। जारी देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं उस एफपीओ समिट की जो अभी हाल ही में आयोजित किया था एनसीडीईएक्स, जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है उसने, और जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से लेकर और भारत सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण विभागों और नीति निर्माताओं ने भागीदारी की और एफपीओ से संबंधित जो तमाम विषय थे उन पे बातचीत हुई। हमारे साथ एनसीडीईएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव इस समय बने हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं सुनाता हूं एक और आवाज। ये आवाज है एनसीडीईएक्स के एमडी अरुण रास्ते की, जिन्होंने इस एफपीओ समिट में एक मांग ये की, सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो एफपीओज की फाइनेंसिंग है, यानी एफपीओज को जो फंड होता है वो एक बड़ी समस्या एफपीओज के लिए है, और उनको जो फंडिंग का रेट मिलता है वो बाजार का रेट होता है, जो आमतौर पे पर्सनल लोन के आसपास का 16% से 20%, 22% होता है, जबकि वहीं किसानों के लिए ये जो दर है वो 4% और 6% है। तो एनसीडीएक्स के एमडी ने ये सवाल ये उठाया कि क्यों नहीं एफपीओज को भी किसानों के लिए जो ऋण का की दर है उसी पे ये ऋण दी जा सकती है। आइए सुनते हैं ये बात, उसके बाद करेंगे इस पर कपिल देव से।
एक तो यही कि जो क्रेडिट नीड्स है एफपीओ की, उसके बारे में अगर मंत्री जी कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसे किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उस तरह एफपीओ के लिए अगर एफपीसी क्रेडिट कार्ड बन जाए तो ये एफपीओ को हर बार जो बैंकों के पास जाना पड़ता है अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए या अपनी टर्म लोन के लिए, ये खत्म हो जाएगी। इसी एफपीओ में करीब 500 अगर मेंबर हैं और किसान क्रेडिट कार्ड में अगर 50,000 रुपए या 3 लाख रुपए दे सकते हैं, तो 500 इंटू 3 लाख, अगर 15 लाख की लिमिट अगर एफपीओ को दे दिए जाए तो एक ही बार में उसकी टर्म और प्रोड्यूसर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो मंत्री जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार तक ये बात पहुंचाए तो एफपीओ के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। और दूसरा ये है कि एफपीओ आज भी 12 से 18% पे अपनी बोरोइंग करते हैं और बैंक इस वक्त भी एफपीओ को बहुत आसानी से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये एक सोचने योग्य विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सर लेना इसके लिए आपको बहुत जरूरी होगा कि एफपीओ को भी 6% तक, जब किसानों को अगर 6% पे या 7% पे 8% पे पैसा मिल सकता है, एफपीओ को भी किसानों की ही संगठना है, तो उनको भी 12 या 18 की जगह अगर 6 या 7% पे पैसा मिल जाए तो इसके लिए बहुत सुविधा होगी। और तीसरी एक छोटी सी चीज जो है कि हम लोग वेयर हाउसिंग, जितना ज्यादा हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, एफपीओ अगर वेयर हाउस खुद बना लें और उनके लिए उनको थोड़ा लोन मुहैया करा दें, तो हमारे यहाँ जो संस्करण और भंडारण की जो सुविधाएं हैं गाँव में वो भी बढ़ जाएगी और इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब हो जाएगा। माननीय मंत्री जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि इन तीनों के लिए अगर आप एफपीओ को सपोर्ट कर दें तो ये जो हम 316 मिलियन टन इस साल कर रहे हैं, अगले साल 25% इसमें और बढ़त होगी और हमारा एग्री एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। सभी जितने भी एफपीओ देश में है वो चाहते हैं कि देश जो आज नंबर 4 की इकोनॉमी है, नंबर 2 या नंबर 3 पर आ जाए बहुत जल्दी, और कृषि क्षेत्र का इसमें पूरा योगदान रहेगा। मैं पूरे एफपीओ जितने भी हैं, एनसीडीएक्स से जुड़े हुए हैं, बाकी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं उनके इस उपलब्धि में, उनके योगदान के लिए। धन्यवाद। तो कपिल, ये जो मुद्दा है, ये निश्चित तौर पे आप एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे आपको क्या लगता है कि जो चर्चाएं आपके इस एफपीओ समिट में हुई और जिस दिशा में हुई, उसका कुछ किस तरह का रिजल्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी कंपनियों के साथ भी काम करते हैं जो किसानों के लिए इस तरह की फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराती हैं। देखिए, बहुत ही सकारात्मक डिस्कशन हुआ भुवन, और क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है और कृषि मंत्री खुद वहां पर प्रेजेंट थे, तो उनके जो, अगर आपने जो अभी सुनाया, वो यही बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है। वो जितने भी मिसिंग पीसेस हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट एफपीओ एज ए टूल को यूज करके उसको आगे बढ़ा रही है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, मैं कहना चाहूंगा कि सबने एक बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि यस, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, फार्मर्स आगे बढ़कर एफपीओ में कनेक्ट कर रहे हैं, एफपीओ ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव हो, चाहे वो मार्केटिंग इनिशिएटिव हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और कहीं ना कहीं इन सब इनिशिएटिव्स का एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट फार्मर्स और फार्मिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ रहा है। और जो भी अगर हम देखा जाए, जितने भी डिस्कशन हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हुए हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए, सबने यही बोला है कि जो प्रॉब्लम हम देखते थे वो कहीं ना कहीं शायद अभी डिस्कस हो रही है, और एफपीओ का एक बहुत बड़ा रोल धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो रहा है उन प्रॉब्लम को सोल्व करने में। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, माइक्रो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हुआ, उसमें यह बताया गया कि हाँ, जो हम ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात करते हैं, बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि इतना लॉस है। अभी गवर्नमेंट ने एआईएफ चलाया है, गवर्नमेंट ने एफपीओ का इनिशिएटिव लिया है, तो इसको हम काफी अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात हुई कि किस तरीके से जो डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कैसे एफपीओ को यूज करके फार्मर्स तक पहुंचाए जा सकते हैं, लास्ट माइल तक पहुंचाए जा सकते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सेस को अच्छे से किया जा सकता है। और एफपीओ आने से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, बैंक्स, उनकी जो सोच है कि फार्म इंश्योरेंस या फार्म क्रेडिट किस तरीके से अच्छे से पहुंचाया जा सकता है, कैसे एक्सेस बढ़ाया जा सकता है, वो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। ऑफ कोर्स हमेशा एक जर्नी तय करने के बाद ये जानना जरूरी होता है कि आगे की जर्नी अच्छे से किया जाए, उसके लिए हमें क्या करना है। वो पॉइंट्स भी हमारे पास बहुत अच्छे से रहे, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट हम निकालेंगे। और मैं अपील करूंगा कि सब लोग पढ़ें उसको, और हम तो देंगे ही सबको, बट उसके बाद भी अगर किसी एफपीओ को, फार्मर्स को या किसी भी स्टेक होल्डर को ऐसा लगता है और ऐड करने की जरूरत है, तो हम उसको एज ए सजेशन लेने के लिए तैयार है। और
डेफिनेटली उनको इंक्लूड करेंगे। जी चलिए कपिल, ये बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और मैं आपको हमारे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो इस तरह की चर्चाएं होती हैं निश्चित तौर पे उस पर निकल कर काफी कुछ आता है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मंत्री हैं, सरकार हैं, उनको बहुत सारी नई चीजें समझ में आती हैं। क्योंकि समय बहुत कम था तो हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आपको बताएं कि इस एफपीओ समिट में 3 टेक्निकल सेशंस थे जिनमें एफपीओ रिप्रेजेंटेटिव्स भी 3 अलग अलग महाराष्ट्र से, गुजरात से और आंध्र प्रदेश से एफपीओ के प्रतिनिधि वहां पर थे जिन्होंने अपने अनुभव और अपनी समस्याएं भी वहां पर रखी। तो इस तरह के मौके कम ही मिलते हैं कि सीधे एफपीओ मंत्रियों से बात करें और उसका निश्चित तौर पे एक आने वाले दिनों में जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें उसका असर दिख सकता है। कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे कपिल देव, एनसीडीईएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर, जो बात कर रहे थे हमारे साथ एफपीओ समिट के बारे में। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत मंडी.com से, क्योंकि हो गया है वक्त हमारे चलने का। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।